चलो। नमस्कार। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि संख्या क्या है, उनकी गणना करने की क्या प्रणाली है। 3 प्रणाली आपको बताई गई थी: भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली को हम दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। इसको हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि संख्याएं के क्या-क्या गणितीय चिन्ह उनके लिए निर्धारित है, जिन्हें हम संख्या बताते हैं, और उन संख्याओं को बनाने का, पढ़ने का क्या तरीका है, उसमें के लिए हमने पढ़ा था स्थानीय मान की जो संख्याएं हैं उनके जो गणितीय चिन्ह निर्धारित है, और उनके लिए जो उनके स्थान के संकेत, स्थानीय संकेत का जो निर्धारित है, उनका अपना मान होता है। और उन स्थानीय संकेत पर जब हम उन अंकों को रखते हैं तो उन अंकों का भी उतना ही मान हो जाता है, और उसी के अनुसार हम संख्याओं को पढ़ते और लिखते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। आज उसी के लिए हमने आपको बताया था स्थानीय मान और जातीय मान। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या है? इसे ब्रिटिश गणना प्रणाली भी कहते हैं। ये विश्व की सर्वाधिक प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध गणना प्रणाली है। इसके अंतर्गत भी अंकों को लिखने के लिए कुछ सांकेतिक, उनके स्थान, जो स्थान है उनके सांकेतिक चिन्ह निर्धारित है और उनके मान है, और उन पर जब हम उन अंकों को रखते हैं तो उसी के अनुसार हम उसको पढ़ते हैं। हम देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या उसके संकेत, चिन्ह निर्धारित है, उनका मान क्या है? तो इसमें भी है, जैसे हमने कल इसमें पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अब हमको यहीं से इसको समझना है। हमने भारतीय गणना प्रणाली में क्या पढ़ा था? 10,000 के बाद हमने क्या पढ़ दिया था? लाख। और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी ब्रिटिश गणना प्रणाली में क्या चेंज है? 10,000 के बाद हम क्या पढ़ते हैं? 100,000। 100,000 के बाद हम पढ़ते हैं मिलियन। मिलियन, आपने ये शब्द सुना भी होगा, मिलियन। और मिलियन के बाद हम क्या पढ़ते हैं? 10 मिलियन। और 10 मिलियन के बाद हम पढ़ते हैं 100 मिलियन। अब ये जो संकेत है, इनका जो मान है, इन पर जो हम संख्याएं रखेंगे, जो अंक रखेंगे, उन जिस स्थान पर होंगी उनका भी मान उतना ही हो जाएगा, जैसा कि भारतीय गणना प्रणाली में भी हमने पढ़ा था। तो हम देख लेते हैं एक उदाहरण। 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई। यहाँ हम रख लेते हैं कुछ अंक। ये हमने इसके अंक रख दिए। अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 432 मिलियन, ये पढ़ेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 523,000। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 700। इसे पढ़ेंगे 12। तो इस तरह से हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में संख्याओं को पढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे 432,523,712। ठीक है। अब हम देख लेते हैं रोमन गणना प्रणाली। हालांकि इससे बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जैसे हम अगर कोई विषय पढ़ते हैं
तो उसका अगर हमें थोड़ा सा बेस पता होता है तो हमें उसको आगे समझने में आसानी होती है। भारतीय गणना प्रणाली ही मुख्य रूप से हमें पढ़ना है और उसके बाद रोमन प्रणाली से भी कभी-कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है अंतरराष्ट्रीय। लेकिन आजकल जो चलन में है, जैसे आप कोई भी चीज देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है और इसमें इन चिन्हों का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए जानकारी हमको अपडेट रहना चाहिए और जानकारी हमको होनी चाहिए। तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा इतनी जितनी नॉलेज हमने बताई उतने आप समझ लेंगे तो बहुत है। इसके बाद देख लेते हैं रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली आप में अपने सामान्य तौर पे भी आप प्रयोग करते हैं, जैसे कभी आप फर्स्ट पे लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, तो आप प्रयोग कर लेते हैं और बच्चों को थोड़े से पढ़ाया भी जाता है। लेकिन कुछ थोड़ी सी इसमें एक दो विशेष चीजें हैं, बस अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। जो 10 हम लोगों ने गणितीय चिन्ह पढ़े थे भारतीय गणना प्रणाली में, वो हिंदू न्यूमरिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं और अगर हम उन अंकों को अगर रोमन प्रणाली से एक ही साथ एक सारणी में पढ़ेंगे तो हम इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं एक सारणी हम बना लेते हैं। जैसे ये हम इस सारणी को आप लोग भी बना लेंगे तो आप लोगों को भी आसानी रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है। देखिए ये है हिंदू अरेबिक पद्धति, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसी हिंदू अरेबिक पद्धति के अंकों को रोमन प्रणाली में, इस तरह से हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी। अब हम लोग हिंदू अरेबिक पद्धति में कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यही पढ़ते हैं। इसमें देखिए जैसे इसको आप एक डंडी में समझिए आई, है ना। फिर इसमें क्या लिखेंगे, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से लिखेंगे, 5 को ऐसे, 6 के लिए ये वी है, ये वी है और इसके आगे आई है, और 7 को ऐसे, 8 9। अब ये क्या है, क्रॉस नहीं मानेंगे, एक्स है, ये है 9 और ये हो गया 10। इसी तरह से अगर हम 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 को देखेंगे तो हम देखेंगे, देखिए 10 हमारा कहाँ से खत्म हो रहा है, ये एक्स से, तो इसी में हम क्या करेंगे, 11 12 13 14, देखिए इसी से मिला के बनाया है, ये 4 लिखा हुआ है, अरे इस तरह से हमने 10 और 4 14 लिख दिया। अब क्या है, देखिए 5 के लिए ये बना हुआ है वी, और ये 10 के लिए है, 10 और 5 क्या कर देंगे, 15, फिर क्या है 10 6 16, इसी तरह से 10 7 17 10 8 18 10 और 9 19, और ये देखिए 10 और 10 20। अब हमें बस थोड़ी सी चीज इसमें बस समझनी है, ये हमने लिखा 10 और 10 20, और 10 और 10 20 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमको लिखना है जैसे 30, तो हमने 30 के क्या किया, ये हो गया 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 40 को पढ़ने से पहले, या जैसे हमने 10 को पढ़ने के पहले ये 9 है, ठीक। अभी पहले हम इस जगह पर भी आपको समझा देंगे, आपको यहाँ से सीरीज में चल रहा था इसलिए आपको आसान लगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या चीज है, आपको ये कंसेप्ट इधर भी समझ में आ जाएगा और इधर भी। 50 लिखा है, 50 के लिए निर्धारित जो चिन्ह है वो है एल, एल की वैल्यू, एल जो दिखाता है वो 50 को दिखाता है। हम जब हमें 40 लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे एक एल और ये लिखेंगे एक्स, क्यों, देखिए जो 40 है वो 50 से 10 कम है या 10 पहले आता है, और ये किसको दिखाया था, 10, ये 50 है और ये क्या लिखा है 10, 50 से 10 पहले है तो क्या हो जाएगा 40, ठीक। अब वही चीज आप यहाँ देख सकते हैं, ये 10 है
और ये 9 इसके पहले 1 लिखा गया है, हमें ये नहीं समझना है कि पहले ये लिखना फिर ये, इस चीज को कंसेप्ट ये है कि ये 10 और 10 से 1 पहले क्या आता है, 9 आता है। तो 10 से हमने पहले क्या लिख दिया, 1, जो चिन्ह 1 को दिखा रहा था, यानी ये 10 से पहले 1 यानी क्या है, 9। इसी तरह से 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए क्या निर्धारित है, M। एक हम छोटा सा केवल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए कि हम इसमें गणना कैसे करेंगे। जैसे हमने हिंदू गणना प्रणाली में हम क्या करते हैं, 100 माइनस 10 तो हमारा क्या आ जाता है, 90। अब इस 90 को हम कैसे दिखाएंगे रोमन प्रणाली में, तो हमने देखा कि 100 के लिए क्या निर्धारित है, C, और C से क्या है, 10 कम है, C से 10 कम है तो क्या आ जाएगा, 90। तो हम ये लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आप ये चाहें तो ये चार्ट आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बस इसमें आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपको इतना समझ, जितना भी आपने इसमें पढ़ लिया है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन गणना, इतना सफिशिएंट है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। इसको हम देख लेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल, केवल इसका नाम कठिन है और नाम से ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या क्या होती है, हमको ये समझने से पहले जो इसका शाब्दिक अर्थ है, ये शब्द क्या कह रहा है, ये शब्द वो अगर हम समझ लेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे आपको 2 शब्द पता होंगे, एक होता है पूर्वज, आपने सुना होगा, और एक शब्द सुना होगा आपने अनुज, अनुज या अनुजा, ये शब्द आपने 2 सुने होंगे, घर में ही सुने होंगे आपने अपने। तो इस शब्द में क्या है कि जैसे पूर्वज, पूर्वज किसको कहते हैं, पूर्वज कहते हैं जो हमसे पहले के लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। और जो हमारे बाद, जैसे हमारा छोटा भाई है, छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज, क्या कहते हैं, अनुज, या छोटी बहन को क्या कहते हैं, अनुजा कहते हैं। तो ये नहीं कि वो छोटा भाई बहन, मतलब वो हमारे बाद आया, हमारे बाद का है, इसलिए हम उसे अनुज या अनुजा इस शब्द से बुलाते हैं। तो हमें इतना इसमें नहीं देखना है, बस हमें ये देखना है कि पूर्व लगा हुआ है इसमें और इसमें लिखा है अनु। तो पूर्व का मतलब होता है पहले, ये क्या बता रहा है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, और अनु का मतलब होता है बाद, क्या होता है ये, बस। अब हम क्या देखेंगे, हमको पूर्व का मतलब पहले और अनु का मतलब बाद, ये मिल गया। देखिए अब हमारे इसमें क्या दे रहा है, यहाँ क्या लिखा है, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब हो गया पहले की, और अनुवर्ती मतलब क्या हो गया, बाद की, ठीक है। अब बाकी आप पढ़ ही रहे हैं, संख्या यानी पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या और अनुवर्ती यानी बाद की संख्या। अब आपको लग रहा होगा कि अब तो कुछ भी कठिन नहीं है, यानी जैसे आपसे किसी ने कहा कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 5 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो अब आपको पता है कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की और अनुवर्ती माने होता है बाद की। तो आपने पूछा पूर्ववर्ती माने पहले की, यानी 5 के पहले की संख्या पूछ रहे हैं, तो आपने झट से बता दिया 4। और आपसे कहा गया 5 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो आपने तुरंत बता दिया 6, क्योंकि आपको पता है पूर्ववर्ती माने पहले की और अनुवर्ती माने बाद की संख्या, ठीक है। तो ये आपने आसानी से बता दिया। मान लीजिए आपसे इतना और थोड़ा आगे का पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि 44, इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताइए। आपने कहा पूर्ववर्ती मतलब क्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, तो आपने बता दिया 43। आपसे कहा गया 44 की अनुवर्ती संख्या, 44 की अनुवर्ती संख्या बताइए। आपने अच्छा अनुवर्ती माने बाद की संख्या, यानी क्या हो गया 45। अच्छा अब देखिए 44 के पहले एक चीज के यहाँ पे समझ, 44 के पहले बहुत सारी संख्या आती है, ठीक। अब अगर हम 1 से लेकर 43 तक गिनती पढ़े तो पूरी ही 44 की है, लेकिन
इसमें आपको ये नहीं सोचना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। हमें केवल ये सोचना है कि जब हमसे ये कहा जाएगा, अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कई संख्या, तो आपको ये बताया जाएगा कि 44 के पहले या 15 के पहले की 3 पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। तब आप लिखेंगे 15 के पहले 14, फिर आएगा 13 और ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है। अगर आपसे ये कहेगा कि 15 के बाद की 3 अनुवर्ती संख्या लिखिए, तो 15 के बाद की 3 अनुवर्ती संख्या, तो आप लिखेंगे 16, 17 और 18। देखिए 1 2 3 हो गए। ठीक है। तो इसके लिए आपको जब ऐसे सिंबल पूछेगा पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या, तो आपको क्या करना है, ठीक पहले को ठीक बाद की संख्या बता दें। अब अच्छा, इसमें एक चीज और समझनी है, बस थोड़ा सा। ये तो आपको लग रहा है कि तो बहुत ईजी है, हम कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, कोई संख्या लिख ली गई, पूछा गया 8 9 7 5 4, लिखा गया कि 89,754। क्या लिखा गया, 89,754, मतलब 89,754 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। अब आप सोचेंगे कि क्या करें, यहाँ तक तो हमने गिनती भी नहीं पढ़ी थी और इतनी जल्दी कैसे सोचें, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो है क्या होता है, टाइम कम होता है। आपको एक फार्मूला ये बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती के लिए फार्मूला होता है -1 और अनुवर्ती के लिए जो फार्मूला होता है वो +1। मतलब पूर्ववर्ती संख्या को अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, और अनुवर्ती के बाद, अनुवर्ती यानी बाद की संख्या को हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अगर आप छोटी संख्या मिल जाती है, आप तुरंत आंसर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बड़ी संख्या आपको मिल रही है और उसमें ये पूछा जा रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या बताइए, मान लीजिए 10 अंक की संख्या लिखिए, 8 अंक की लिखिए, और आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं उस संख्या को, और तो पूर्ववर्ती कैसे बताएं, अनुवर्ती कैसे बताएं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, पूर्ववर्ती के लिए एक घटा देंगे। क्या करेंगे, एक घटा देंगे। हम पूरा इसीलिए हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि आप -1 में कहीं कंफ्यूज ना हो, -1 कौन सा फार्मूला है। ठीक है। और एक जोड़ देंगे, किसके लिए, अनुवर्ती के लिए। ठीक है, एक जोड़ देंगे। ठीक। अब हमें इससे क्या पूछा गया, इसमें अगर हमें पूछा गया कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या है, मान लीजिए हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है और इसकी अनुवर्ती भी निकालनी है। ठीक। इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी बतानी है और इसकी अनुवर्ती संख्या भी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती के लिए 3 5 7 9 8। ठीक। और इसमें क्या करेंगे, अनुवर्ती के लिए 8 है, 754। ठीक है। तो अब ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, पूर्ववर्ती संख्या, और ये क्या निकल गया, अनुवर्ती संख्या। ठीक है। तो इससे आपको चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखें, अगर आपने ये फार्मूला लिया, मतलब पूर्ववर्ती के लिए घटाना और अनुवर्ती के लिए जोड़ना, तो आपका कभी भी कोई सवाल नहीं होगा। तो आज हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन गणना प्रणाली और पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। हमें पता है अभी आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी बीच में बता दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको बेस पता हो जाए कि ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आगे अब जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संख्याओं को, कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या कौन सी, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।